बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर रियाद खान। बस मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो मुल्क में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा कर चुकी है और हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। डायरेक्शनलेस चीज़ें नज़र आ रही। कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह। सर सबसे पहले तो क्या रहा है सर मुल्क के अंदर, चीज़ें किस डायरेक्शन पे चल पड़ी हैं? देखिए, इसमें बात बड़ी सिंपल है कि एक आप कह लीजिए कि एक ज्यादती हुई, गलती हुई कि एक हुकूमत को तब्दील किया, क्योंकि जो वादे या जो कुछ भी बात उस वक्त की गई वो महंगाई के नाम पे थी और महंगाई आगे बढ़ी तो लोगों का उस पर यकीन उठ गया कि ये महंगाई वाला किस्सा नहीं था। इन्होंने जो आते ही फौरन काम किया कि अपने केसेस खत्म करने हैं, उनके लिए नैब ऑर्डिनेंस और ये चीजें जो उन्होंने की, इलेक्शन के जो प्रोसेस तब्दील किया, तो उससे अंदाजा हो गया कि इनकी नीयतें ठीक नहीं, ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए इक़्तिदार में आए। और अब उनको चूंकि पब्लिक सपोर्ट मिली है पीटीआई को, वो नजर आता है कि पीटीआई पॉपुलर जमात है और अगर ये पावर में आते हैं तो केसेस दोबारा खुल जाएंगे। लिहाजा इस चीज की वजह से वो एक खौफदारी है, तो वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहे। अब यहाँ पे ये तूल देंगे अपने इसको इक़्तिदार को कुछ अर्सा, याद रखें कि जनरल इलेक्शन तक तूल देंगे, उसमें इनके मामला तो हल हो जाएंगे, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस जो उन्होंने तब्दील किए हैं वो एप्लीकेबल होंगे और केसेस में ये उनके रिकॉर्ड वगैरह हर चीज खत्म हो जाएगी, जैसे पहले एनआरओ में हुआ था कि बावजूद इसके कि अदालत ने उसको एनआरओ को गलत करार दिया, लेकिन उस पीरियड में जो सारे दरमियान में गुजरा उसमें तमाम केसेस का रिकॉर्ड गायब हो चुका था। नतीजा ये है कि वो केसेस एक एक करके खत्म हो गए, अब ये भी खत्म हो गए। तो इनका बुनियादी मकसद तो ये है। लिहाजा आप जब आर्टिफिशियली एक चीज को वर्ड यानी इलेक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे कंफ्रंटेशन भी बढ़ेगी और साजिशें बढ़ेंगी, जिस तरह के ये भी यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी, वो भी कंट्रोवर्शियल होता जाएगा। तो इस तरह हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। जब आप पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक का मूड, पब्लिक की डिमांड, पब्लिक की रिक्वायरमेंट उसको नहीं समझते और उसको पता कुछ डाल के तो एक अपने एक आर्टिफिशियल बयानिए के जरिए आप बंद बांधने की कोशिश करते हैं अवाम की ख्वाहिशात के सामने। तो इंतशार बढ़ता है, अवाम तो इस चीज को समझते हैं और उनको समझना होगा इस वजह से कि पीटीआई पूरी कोशिश करेगी कि उनको सही सिचुएशन या जो सिचुएशन को वो समझते हैं जिस तरह लोगों के सामने रखें। तो मैं सिर्फ एक बात पे सारा किस्सा खत्म होता है, वो ये है कि जो आज हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि वो अवाम की हमायत खो चुके हैं और आज अवाम की हमायत जो है वो पीटीआई के साथ। अगर आज इतनी बात सिर्फ वो समझ लें ना तो मसला हल की तरफ चला जाए। वो इस चीज को अगर समझ भी रहे हैं तो इसको आर्टिफिशियली अपनी कोशिशों के जरिए, अपनी हेरा फेरी और प्लानिंग के जरिए उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में होगा नहीं। अवाम जिन लोगों को कई दफा देख बैठे हुए हुकूमत में, वो आज सारे मिलकर इकट्ठे जो हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी करंट सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जब भी इंतखाबात हों, एक तो कोई भी हारने वाली सियासी जमात उसके नताइज को तस्लीम नहीं करती। अब एक तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ब्लंट मुतालबा है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इसको तब्दील किया जाए, इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर साया जो इलेक्शन होंगे वो साफ़ नहीं हो सकते। हम अगर ये कह भी दें एक मिनट के लिए कि ठीक है इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाता है, नए इलेक्शन कमीशन के अंडर हम इलेक्शंस करवा देते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस में जाना आप समझते हैं कि वो ठीक होगा? फिर दोबारा जो भी सियासी जमात हारेगी वो तो नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जो पीटीआई ने की थी
ان ریفارمز کے بغیر اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس پہ ہارنے والے نے ہار نہیں مانی. تو اب جب وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن دھاندلی کرے گا تو اس طرح کے الیکشن کبھی تو مانے گا. اس میں اگر پی ٹی آئی کو آج پاکستان کے 70% لوگ اگر سپورٹ کریں جو لگتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ 70% لوگ اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیں گے جو اس الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا. اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ان کے جتنے فیصلے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کیے پی ٹی آئی کے معاملے میں وہ کنٹروورشل تھے, عدالتوں سے ان کو ریلیف ملتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. وہ پتہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے پی ایم ایل این کے لوگوں سے تعلقات کہاں کیسے ہیں, کہاں وہ ملتا رہا, اور ان کے کہنے پہ ریکمنڈیشن پہ کتنے لوگوں کو الیکشن کمیشن میں بھرتی کیا گیا. 900 کے قریب کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ ان کو بتایا لوگوں نے. اب اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین اس بات کا ہم سب کو کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ ریگنگ کریں گے. اور جب ریگنگ کے شواہد نہیں ہوتے تو تب الیکشن متنازع ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی کہ یہ ریگنگ کریں گے تو الیکشن کے رزلٹ کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا. سو ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو غیر متنازع بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ پہلے کریں, کیونکہ یہ الیکشن جو اگر ہو بھی جائے اور اس کو لوگوں نے نہ مانا تو جو آج آپ کو انسٹیبلٹی نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ انسٹیبلٹی اس کے نتیجے میں ہوگی. لوگ اگر یہ یقین کر لیں گے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ کل کو سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میرا تجربہ اس بات کا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک شروع اسی بات پہ ہوئی تھی کہ اس نے الیکشن میں ریگنگ کی اور پھر وہ اس ریگنگ کو چپکا رہا ہے, کہا کہ یہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک کیا. تو بہت بڑی تحریک چلی ہے, بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو جانا پڑا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ تاریخ کا حصہ ہے. سو اگر الیکشن عموماً ہمارے ملک میں الیکشن متنازع ہو جاتے ہیں تو جو پہلے ہی متنازع ہے اس کو تو آپ سوچ لیجیے کہ اس کا کیا اثر ہوگا. سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اخلاقی طور پہ ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک کے مفادات پہلے یہ اپنی نوکریاں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑ نہیں رہے. ان کو خود استعفے دے دینے چاہیے. جب آپ متنازع ہیں چاروں طرف سے آپ کی اوپر لان تان ہو رہی ہے تو کیا فائدہ اس کا بیٹھے رہنے کا, کیا فائدہ. بالکل, مطلب جو شخص بھی اس طرح کی کنٹروورسی میں آ جائے اس کو نہیں رہنا چاہیے. جیسے عمران خان صاحب بار بار شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں, اپنی تقریر کے اندر وہ برملا کہتے ہیں کہ ان کو جہاں بوٹ نظر آ جائے یہ اس کو پالش کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ اس چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے وقت جب ڈیڈ لاک آ گیا دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز درمیان میں آئے اور نیوٹرلز نے یہ نام پٹ کیا. پھر جب میں نے یہ پتہ کروایا تو پتہ چلا یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے, تو نیوٹرلز نے مجھے کہا کہ نہیں یہ بالکل نیوٹرل رہے گا. تو سوشل میڈیا پر اب یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب جو الزام شہباز شریف صاحب پر لگا رہے ہیں چیزیں تو وہی خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ چونکہ ملک کے مسائل کو, ملک کے حالات کو بڑا کینلی دیکھتے ہیں, آپ اس کے اوپر یہ جو اس طرح کی بحثیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے بیانات کی وجہ سے شروع ہو گئی ہیں, اس پر کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر دونوں سائڈ کی مشاورت سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مشاورت سے لگایا جاتا ہے تو لازماً سوال اٹھ رہا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہمیں منظور نہیں, تو پھر آپ نے شروع میں اس پہ کیسے رضامندی کا اظہار کیا. تو وہ انہوں نے اس بات کو کھول دیا کہ رضامندی اس وجہ سے ہوئی کہ غالباً چیف عوامی اسٹاف نے ان کا نام تجویز کیا کہ اس کو کر لیں. لیکن چیف عوامی اسٹاف جو ہے وہ کچھ سیاسی آدمی نہیں ہے, لہٰذا اس نے اگر کوئی جھگڑا چکانے کے لیے یا کسی وقت کو مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی مشورہ دے دیا, کوئی ہیلپ کر دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت وقت اس مشورے کو ضرور مانے, یا اگر مان لیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو انگلی نہیں اٹھا سکتے. سو یہ اصل جو چیز ہے سمجھنے کی, وہ کسی نے بھی اس کا نام دیا, ہو سکتا ہے مثلاً چیف عوامی اسٹاف نے بھی سجیسٹ کیا ہو, عمران خان نے خود ہی کیا. تو ایک آدمی کا کانڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوسری سائڈ سے ملا ہوا ہے, تو آپ کانڈکٹ دیکھیں گے نا کہ اس کا رویہ ہمیں تجربہ ہو گیا کہ جی 2 سال آپ دیکھیے کہ جب ڈسکا میں الیکشن ضمنی الیکشن کا ایک الیکشن ڈسکا کا تھا, اس میں اتنا سخت رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس چیف الیکشن کمشنر نے اڈاپٹ کیا, وہ بعد میں اس میں کہیں بھی نہیں کسی اور جگہ پہ کیا.
और वो 10 काम के मामले में तो लोगों को अरेस्ट करो और ये करो वो करो, तो लगता था कि ये बंदा बेहतर गया बल्कि। तो इस वजह से उसके अपने जो एक्शन हैं वो दे स्पीक लाउडर देन एनी अदर थिंग। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसको अब चले जाना चाहिए, खुद छोड़ देना चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व होना चाहिए, ताकि एक इलेक्शन कमिश्नर माज़ वजूद में आए जो बिल्कुल गैर-जानबदार हो, ये कम से कम उसमें सारी पार्टियां मुत्तफिक हों। ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा कि आप इस चकचक में इलेक्शन करा बैठे और बाद में इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, डिस्प्यूट बन गया उस पर और लोग मानने से इनकार कर दें, तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, एक तो हम देख रहे हैं कि ना गुज़श्ता हुकूमत और ना मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुआशी तौर पर किसी बेहतर डायरेक्शन पर लाने में सो फार कामयाब हो सकी है। हमारी जो पोजीशन है, जोग्राफिकल जो हमारी पोजीशन है, फिर अभी इस वक्त जो हमारी सरहदों के हालात हैं, आप उनको सामने रखते हुए क्या समझते हैं? एक तो हमारे अंदरूनी डेफिनेटली लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क की मुआशी हालात बहुत बेहतर हों। दूसरा, हमारे दिफा के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क के मुआशी हालात ठीक हों। और करंट सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो सिर्फ इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा दिफा फेस कर रहा है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस फेस कर रही हैं, हमारी पब्लिक फेस कर रही है, और इसको फौरी तौर पर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहली जरूरत है। किसी भी हुकूमत में अगर फैसले करने हैं कोई, तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले होनी चाहिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। वो जो इंतशार होता है मुल्क में, उसमें मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, टैक्स एवेजन शुरू हो जाती है, फैसले जो है वो कभी डिले हो जाते हैं, कभी नहीं, पॉलिसी जो है वो डिस्प्यूटेड होती है, नतीजा ये इन्वेस्टमेंट वगैरह लोग बंद कर देते हैं। तो ये जरूरत यही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए जो हुकूमत वक्त होती है, जो बैठी होती है हुकूमत, उसको एक्शन करने होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ये चीजें। तो वो अगर इस मामले की नजाकत करें, मिसाल के तौर पे मुल्क अगर तबाही की तरफ जा रहा है इकोनॉमिकली, तो ये हुकूमत जो है इसका बैठना ना वो ज्यादा अहम है, या इस मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो पैदा हो रही है उसको ठीक करना ज्यादा होगी। तो इनको ये समझना चाहिए, क्योंकि असल चीज ये है कि जब आपके अपने जाती मफादात के, मैं हुक्मरान हूँ, मैंने बैठे रहना इसमें, वो आपको ज्यादा अहम लगते हैं एज कम्पेयर टू मुल्क के मफादात के, तो फिर इसका खराबी तो वहाँ है ना कि आपने मुल्क के मफादात या मुल्क के मसाइल को तो वो कतई नहीं देनी चाहिए। आज असल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का हल एक ही है, और वो ये है कि एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और इलेक्शन कराया जाए। इसके अलावा किसी भी और जरिए से स्टेबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पे। एक लोग हमारे कन्विंस्ड हैं कि इसको गैर कानूनी तरीके से पीटीआई को हटाया गया। साजिश थी नहीं थी, साजिश मेरे नुक्ता निगाह से तो साजिश थी, लेकिन ये सूरत हाल अब ठीक अगर करनी है तो उसका हल एक ही है कि फ्रेश मैंडेट दिया जाए। इन लोगों को ज़मीनी इलेक्शन में भी नजर आ गया है कि जो आज हुक्मरान बैठे हुए हैं ये पॉपुलर नहीं है, ये बावजूद हेरा फेरी सब कुछ करने के बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सके, अवाम का एतमाद खो चुके थे। लिहाजा बड़ा जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट लोग में, और जो मैंडेट हो वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।